आपने एक बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल की, फिर उस बिजनेस को हैंड ओवर किया टीम को, फिर दूसरे बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल की, फिर उसको हैंड ओवर किया और फिर आज आप एक लिमिटेड कंपनी बना चुके हैं। कैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बिना पूंजी से शुरू करके आपके स्तर तक लेके आ सकता है? If you are a best player in the world, you can play at a one playground. But if you are a best manager, to manage the team of players can play on different playgrounds. क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने शुरू से अपना के रखी जो आप एक इंस्टीट्यूट से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक पहुंचे? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग के लिए आप ये डिसाइड करें कि आप, और मेरा ये मानना है कि जितनी भी इनकम आप कमाओ अपने बिजनेस में, टर्नओवर जितनी हो उसका 10% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें। अमित जी, एक और चैलेंज, मतलब 10 में से 9 एसएमईज से जब हम बात करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, बाकी सब तो सेट है, सेल्स नहीं है। तो सेल्स के लिए क्या करना चाहिए और आपने क्या किया है? ग्रेट। तो 5:1 का रेशो क्या कहता है? आपके हर 5 एम्प्लॉय के ऊपर एक सेल्स का बंदा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी कंपनी में क्या करता हूँ, 5:1। जैसे ही 5 लोग से, मतलब 5 लोगों से ज़्यादा प्रोडक्शन टीम बढ़ती है, तब उन प्रोडक्शन टीम के रेशो में मैं एम्प्लॉय हायर कर देता हूँ। और सेल्स का जो एम्प्लॉय है ना, वही आपके बिजनेस को चलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बिजनेसमैन का, फंड कहाँ कहाँ से लाएं और कैसे आप इतने अनलिमिटेड फंड के एक्सेस में पहुंचे? अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा कब देगा? वो जब देगा। 100 करोड़ का बिजनेस बनाने की हर एक एंटरप्रेन्योर की ख्वाहिश होती है और भारत में हजारों नहीं लाखों ऐसे एसएमईज हैं जो इसी लक्ष्य के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कोचिंग सेंटर से अपनी करियर की शुरुआत की और आज उन्होंने अपनी खुद की लिमिटेड कंपनी बनाई है जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक हो चुकी है। तो आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई अमित महेश्वरी जी, जिनका मेटाज ओवरसीज लिमिटेड के नाम से वेंचर है और ये भारत के सबसे एग्रेसिव लिफ्ट बनाने वाले काम में भी अब आ चुके हैं। जो अमेरिका की एक फर्म है काईबॉक्स एलिवेटर लिफ्ट, उसका पूरा इंडिया के राइट्स अमित भाई के पास है। तो अमित जी से आज हम समझेंगे कैसे उन्होंने एक कोचिंग सेंटर से शुरुआत करके एक 100 करोड़ से भी ज्यादा का वेंचर खुद बनाया मेहनत करके। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्र जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने वैल्यूएबल व्यूवर्स के लिए आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए डेडिकेट किया। तो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है काईबॉक्स एलिवेटर्स लिफ्ट, जिसका पूरे इंडिया का राइट्स भी अमित जी के पास है। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे तो 10-12 साल से मैं आपको जानता हूँ और 10-12 साल में मैंने देखा आपने एक बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल की, फिर उस बिजनेस को हैंड ओवर किया टीम को, फिर दूसरे बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल की, फिर उसको हैंड ओवर किया और फिर आज आप एक लिमिटेड कंपनी बना चुके हैं। तो ये पूरी जर्नी आज हम सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बिना पूंजी से शुरू करके आपके स्तर तक लेके आ सकता है, क्योंकि आपने खुद वो किया है। थैंक यू चित्रेश जी। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो अपना वैल्यूएबल समय हमें दे रही है। बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि भाई इट्स लाइक अ मैजिक। आपने सुना होगा कि ओवरनाइट सक्सेस हो गई, है ना। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ओवरनाइट जो होती है ना, उसकी ड्यूरेशन सबकी अलग है। जो सामान्य आदमी ओवरनाइट सक्सेस समझता है ना, वो सोचता है कि रात को सोए और सुबह जब उठे तो सक्सेस मिल गई। ओवरनाइट सक्सेस इसको बोलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की ओवरनाइट अलग होती है। मेरी कंपनी की जो ओवरनाइट है वो लगभग 12 साल रही है। किसी की 15 साल होती है, किसी की 20 साल और किसी का पूरा जीवन। तो ओवरनाइट सक्सेस जैसा कोई फार्मूला नहीं होता। ओवरनाइट की ड्यूरेशन अलग हो सकती है, जिसको आप ओवरनाइट बोलते हैं। मतलब किसी के लिए वो ओवरनाइट 12 साल की भी हो सकती है, किसी के लिए 2 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, किसी के लिए 20 साल की भी हो सकती है, किसी के लिए पूरी जिंदगी की भी हो सकती है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे जाके वो व्यक्ति सफल हो गया। तो लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते समय राइट ट्रैक को देखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी को समझते हुए सही तरीके से कदम उठाता है और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के उस पर विश्वास करके आगे बढ़ता है, वो जीवन में सफलता हासिल करता है। अब विश्वास से यहाँ एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे देश में ना लोग आध्यात्म को या एस्ट्रोलॉजी को, राशिफल को, इन चीज़ों को मानते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें सूर्य की पूजा होती है। सूर्यदेव की पूजा हम करते हैं, मतलब सूरज पर हमें विश्वास है। चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, चांद पर हमें विश्वास है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं। तो किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, पर मैं एक विश्वास की बात कर रहा हूँ कि हमें पत्थर पर विश्वास है। हम लोग राशि रत्न के नग पहनते हैं, हमें नग पर विश्वास है। मतलब हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ में कुछ बदलाव करने की संभावना रखती है, उस पर हमें विश्वास है। इन सभी चीज़ों पर विश्वास के साथ साथ ना, जिस पर सबसे कम विश्वास है वो है हम खुद पे।
हमें हर चीज़ पर विश्वास है पर खुद पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ की जर्नी जब चलना शुरू होती है ना, तो आपको हर कुछ समय बाद एक रास्ता मिलता है। कुछ लोग उस रास्ते को देखकर अपना ट्रैक बदल लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जहाँ कंफर्ट है वहीं पर काम करना है। लोग इंडस्ट्री को स्विच नहीं करते, नई अपॉर्चुनिटी को समझते नहीं है। तो मेरे लाइफ की करियर की शुरुआत जो हुई थी वो कोचिंग सेंटर से हुई थी। अब कोचिंग में भी एक इन्वेस्टमेंट लगता है, मेरे पास वो भी नहीं था। तो मुझे लगा भाई काम शुरू करना है तो क्या करें। होम ट्यूशन उस समय से भी और आज भी बहुत ट्रेंड में है कि भाई आपके पास यदि कुछ नहीं है, पढ़ाने की योग्यता है ना, तो आप होम ट्यूशन पढ़ाओ। तो होम ट्यूशन पढ़ाने से मैंने शुरू किया। धीरे धीरे करके नेक्स्ट ईयर मैंने खुद का कोचिंग खोला। लेकिन वहाँ मुझे एक बात समझ में आ गई थी, इफ़ यू आर ए बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड you can play at a one playground, but if you are a best manager to manage the team of players, then your managed players can play on different playgrounds. वाह, बहुत बढ़िया। So अपॉर्चुनिटी आई, वो थी कि भाई जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की कॉल्स मेरे पास आने लगी। और कोई मेरे साथ के टीचर थे वो मना कर देते थे कि भाई मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं, या मैथमेटिक्स नहीं, या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। मुझे लगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स मैथ्स बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इस तरह के टीचर को हायर किया जा सकता है, ताकि वो आपके बिहार पर पढ़ाएं और आप इंसेंटिव इनकम कमाएं। और 1999 में जो इंसेंटिव इनकम होती थी वो 10% होती थी। मैंने कहा अगर मैं खुद पढ़ाता हूँ तो 100% कमाता हूँ, लेकिन मेरे बिहार पर मेरे टीचर्स पढ़ाते हैं तो मैं 10% कमाता हूँ। लेकिन अगर 10 टीचर मेरे पास पढ़ाते हैं तो जितनी इनकम मैं कमाता हूँ उतनी ही इनकम मुझे टीचर से इंसेंटिव में आती है। जितनी मेहनत करके कमाएंगे उतनी ही इंसेंटिव इनकम होगी बिना काम किए। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ। मेरे सारे दोस्त अपने ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहे और मैं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उनके सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट बना सेलिंग का। बहुत बढ़िया। एक सेंटर से हमने शुरुआत की, धीरे धीरे करते हुए 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5-6 सेंटर हमने डेवलप कर लिए। और लाइफ में ना टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 1999 में। मोबाइल फ़ोन जो था वो एक रिच कम्युनिटी के पास था, एक लग्जरी का पार्ट था। 16 रुपये पर मिनट इनकमिंग, 16 रुपये पर मिनट आउटगोइंग। लेकिन क्योंकि मुझे मल्टीपल यूनिट्स पे जाना होता था सेंटर्स पे, तो मैंने वो लिया इसलिए ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके। सपोज एक क्लास अगर स्किप करनी है, उसकी क्लास की कॉस्ट 200 रुपीज़ है और मेरी कॉल 16 रुपये में हो जाती है, तो मुझे वो सस्ता पड़ता है वो पैसे बचाना। तो मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। नोकिया का 5110 फ़ोन आता था, एंटीने वाला, ब्लैक कलर का, इसके ऐसे रबड़ के बटन होते थे। वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया लेने के कुछ ही दिन बाद। तो मैं उस इंजीनियर के पास गया था जिससे मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा था। उसने कहा जी ठीक हो जाएगा, 2000 रुपये लगेंगे। मैंने उससे फ़ोन ठीक कराया, उसने 15 मिनट के अंदर मुझसे 2000 रुपये ले लिए। आप कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम भी कोई सोल्यूशन लेके आती है, कुछ आइडियाज़ लेके आती हैं। तो मैंने एक आइडिया लगाया, यार हम 1 महीना ट्यूशन पढ़ाते हैं तो एक बच्चा हमें 1500 रुपये 1200 रुपये फीस देता है। इस बंदे ने जो एजुकेटेड भी नहीं है मुझसे 15 मिनट में 2000 रुपये ले लिए। वाह। तो मुझे लगा ये तो इससे भी मतलब मनी क्या है, मनी अर्निंग इज बेस्ड ऑन टाइम स्पेंडिंग, कि आप कितना समय लगा रहे हैं। हम 1 महीना लगाते हैं तब 2000 आते हैं और उसने 15 मिनट लगाए और 2000 मुझसे ले लिए। तो मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए यार ये कैसे होता है। तो मैंने उससे पूछा भाई आप कितने पैसे कमाते हैं? कह रहा जी 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ। मैंने कहा मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, आप 1 घंटा आके मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सिखाओ। तो वो हंसने लगा कि सर आप तो ट्यूशन टीचर हैं, आप तो कोचिंग चलाते हैं और हम तो सारे ऐसे ही लेबर वर्क है, इसका क्या फ़ायदा आपको? मैंने कहा नहीं आप आओ और मुझे सिखाओ। उसने ऑफ टाइम में दोपहर में 2 से 3 बजे मेरे पास आता था और मुझे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सिखाता था। पूरा सीखने के बाद मैंने कोर्स डेवलप किया। मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि मोबाइल धीरे धीरे लग्जरी से नेसेसिटी की तरफ जा रहा था। कॉल रेट हो गया 8 रुपये पर मिनट, फिर इनकमिंग फ्री हो गई, फिर ऐसे करके रेट घट रहा था। तो हमने ना ऑफ टाइम में, कहते हैं ना होम ट्यूशन से कोचिंग क्लास में जब आते हैं तो पता लगता है होम ट्यूशन तो जब मिली है, क्लास तो पढ़ाना है। कोचिंग क्लास में क्या होता था, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर खाली। तो उस समय पर लेडीज़ जो कोचिंग करती हैं वो क्रुकरी क्लासेस, डांस क्लासेस, मतलब आर्ट क्लासेस ये करती हैं। तो जेंट्स क्या कर सकते हैं? हमने कहा टेक्निकल एजुकेशन शुरू करते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप पर बिना कॉस्ट को चेंज किए हमने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करेगा एक एडवर्टीजमेंट निकाला न्यूज़पेपर में कि 2 महीने में मोबाइल इंजीनियर बने, सिर्फ इतना। और बिलीव मी कि हमारे पास एक एक बैच में 40-40 स्टूडेंट्स आए और फीस होती थी उस समय पर 25,000। तो 10-10 लाख रुपए का एक बैच। वाह। एक दिन में 4 बैच, मतलब 40 लाख रुपए 3 महीने में। तो हमें लगता था बहुत बड़ी इनकम है। हमने उन सेंटर्स को जो हमारे एग्जिस्टिंग थे उनको भी बताया ये प्रपोजल कि भाई ऐसे ऐसे हम ये बैच चला रहे हैं और इतनी इतनी इनकम आती है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की इनकम से भी ज़्यादा है।
तो दे स्टार्टेड आर ब्रांच वही सेम. इफ यू आर अ बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड यू कैन ड्राइव वन कार एट अ वन टाइम. इफ यू आर अ बेस्ट मैनेजर टू मैनेज द टीम ऑफ ड्राइवर देन योर मैनेज्ड ड्राइवर कैन ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ कार. एक बार मैंने प्लेयर्स के लिए बोला था ये, अब मैं ड्राइवर्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर वो व्यक्ति इसको खुद इंडिविजुअली खेलना पड़ता है. ठीक बात है. लेकिन गाड़ियाँ बहुत सारी चलानी तो ड्राइवर बहुत सारे होने चाहिए. तो वहाँ से हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू हुआ. जब उस समय पर फ्रेंचाइजी की कोई नॉलेज नहीं हुआ करती थी. सिर्फ ये पता था कि मेरा सक्सेसफुल मॉडल है, आप मेरे दोस्त हो, आपको भी खुलवा दिया. वो मेरा दोस्त है, उसको भी खुलवा दिया. सामने वाला जानकार है, उसका कोई रिलेटिव है, उसको भी खुलवा दिया. लेकिन जब लोगों ने पूछा कि अगर हम आपका सेंटर खोले तो आप क्या लेंगे, तो हमें पता ही नहीं था क्या लेंगे. हमने कहा हम 2 लाख लेंगे. उन्होंने कहा ठीक है. तो समझ में आया कि आपका नाम भी बाजार में बिक सकता है प्रोडक्ट के अलावा. बहुत बढ़िया. हमने फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया और लगातार एडवर्टीजमेंट करते चले गए. एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये बिजनेस फ्यूचर में कितने साल तक लगातार बढ़ेगा, कब ये स्टैग्नेट हो जाएगा और कब ये डाउनफॉल में आ जाएगा. तो 1999 में हमने शुरू किया. 2001 से मोबाइल रिपेयरिंग में आए. 2003 तक करते करते हमने ब्रांचेस शुरू कर दी. हमने देखा कि 2009 आते आते चाइनीज मोबाइल फोन मार्केट में आ गए. और जब मोबाइल सस्ता हुआ तो रिपेयरिंग सस्ती हुई. जब रिपेयरिंग सस्ती होगी तो कोर्स भी सस्ता होगा. जब कोर्स सस्ता होगा तो इंस्टीट्यूट कम पैसे कमाएगा. तो 2009 से 2012 के बीच में हमें अच्छे समझ में आ गया कि अगले 3-4 साल में इंडस्ट्री कुछ लाख रुपए महीने की रह जाएगी. और उसी समय से मैं नए बिजनेस की तलाश में लग गया कि भाई नया क्या करें. कहते हैं ना कि कुछ लोग आने वाली समस्याओं से घबरा जाते हैं, कुछ लोग समस्या आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं. तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर साहब PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर थे. उनको इलेक्शन लड़ना था. तो हमारे पास है कि अमित जी आपका नाम ना PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज ए मेंबर मैं रजिस्टर करा रहा हूँ, आपको फीस देनी है. मैंने कहा सर मेरा इंडस्ट्री से क्या लेना देना, मैं ट्यूशन टीचर, टेक्निकल एजुकेशन हम कराते हैं, हम फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं, वहाँ सारे बिजनेस ओनर होंगे. कह रहे कोई बात नहीं, आपको बिजनेस ओनर से मिलने का मौका तो मिलेगा. मैंने कहा सर मौका मिले ना मिले आपको एक वोट मिलेगा, आप मुझे मेंबर बना लो. बाकी टीचर्स को बोला कोई नहीं बना मेंबर, मैं बन गया. अब बिजनेस मीट हुई, बिजनेस ओनर तो जितने भी लोग थे वो सारे बिजनेस ओनर हैं. सब ने इंट्रोडक्शन दिया. सपोज मैं राम और मेरी ये कंपनी, मेरा इतना करोड़ का टर्नओवर. श्याम मेरी ये कंपनी, मेरा इतना करोड़ का टर्नओवर. हम खड़े हुए जी मेरा ज्ञान इंस्टीट्यूट, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग. सब ने मेरी तरफ देखा कि भैया अकेला आदमी यहाँ कैसे आ गया. लेकिन उनके साथ बैठ के ये समझ में आया कि अभी जो हम बहुत बड़ा दायरा समझ रहे हैं फ्रेंचाइजी का, इससे भी बड़ा दायरा हो सकता है. और मैं नई इंडस्ट्री, नए बिजनेस की तलाश में जुट गया. तभी वहाँ पर एक एग्जीबिशन के बारे में बात हुई और कहा कि भाई जर्मनी ट्रिप लेके जा रहा है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा भाई चलते हैं जर्मनी. उन्होंने कहा क्या करेंगे यार, सारे बिजनेस ओनर है, हमारा क्या काम. टीचर्स का कोई प्रोग्राम होता तो उसमें चलते. मैंने कहा टीचर्स के प्रोग्राम में जाऊँ ना जाऊँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोग्राम में जरूर जाऊँगा. तो मैं जर्मनी गए, उस ट्रिप पर गया. लगभग 7 दिन का वो ट्रिप था. तो वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कोई ना कोई स्पीकर, कोई ना कोई कंटेंट डिलीवर करता है. तो वहाँ मिस्टर रोनाल्डो थे. उन्होंने एक बात बोली. उनके 2 घंटे की स्पीच में मुझे एक ही बात समझ में आई कि स्टील इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया. स्टील इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया. स्टील इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया. उन्होंने कई बार ये बात बोली तो मेरे दिमाग में घर कर गई कि भाई स्टील जो है वो इंडिया के लिए एक फ्यूचर है या इंडिया में उसका फ्यूचर है. हम लोग वापस आ गए, बात इधर उधर हो गई. अब मैं सोच रहा था स्टील में क्या करें, क्योंकि देखो बिजनेस ओनर के लिए ये पहचानना जरूरी है कि उसका बिजनेस कब डिक्लाइन हो जाएगा. 2009 में जब चाइनीज फोन आए तो स्टैग्नेट आ गया और हमें पता था 2012 आते 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 इंडस्ट्री नीचे जाएगी. तभी से मैं बिजनेस की तलाश में था. और जब एक लाइन आपको मिल जाती है, आपको आपके इर्द गिर्द आपको वही चीज़ दिखाई देती है. और लोग भी वैसे मिलने शुरू हो जाते हैं. तो मैं देखता था कि स्टील का क्या काम है. मैंने देखा भाई स्टील के गेट हैं, स्टील के ग्रिल है, स्टील की रेलिंग है, स्टील के बर्तन है, स्टील का फर्नीचर आ रहा है. तो जो भी चीज़ मैं देखूं मुझे स्टील दिखाई दे, क्योंकि स्टील इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे दिमाग में घर कर गया. तो एक पर्सन मुझे मिले, उनकी कोई प्रॉब्लम थी बिजनेस को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर, फ्रेंचाइजी को लेकर. और ये मेरा एक्सपर्टीज था कि भाई बिजनेस का फ्रेंचाइज कैसे करते हैं. तो उन्होंने कहा अमित जी आप मेरी एक हेल्प करो. मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप मेरी इसमें एक हेल्प करो तो मैं आपको एक और हेल्प करूँगा बिजनेस में. मैंने कहा आप मेरी हेल्प करें या ना करें, क्योंकि मैं बिजनेस ओनर तो हूँ नहीं, पर आपको जो मुझसे हेल्प चाहिए वो मैं कर देता हूँ. मैंने उनकी हेल्प की. उन्होंने मुझसे कहा कि अमित जी स्टील का बिजनेस आप करना चाहते हो ना, तो मॉड्यूलर किचन का बिजनेस करो. मैंने कहा सर इसमें आपको क्या बेनिफिट है. कह रहा मुझे बेनिफिट नहीं है, पर आपने मेरी हेल्प की है, मुझे लगता है मुझे आपको हेल्प करना चाहिए. और मैं इंडिया की टॉप फर्स्ट रैंक कंपनी में डायरेक्टर ऑफ फ्रेंचाइजी डिवीज़न हूँ, और जो स्टील किचन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ. उन्होंने मेरी हेल्प की. और कहते हैं ना जाने अनजाने में आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे, जब आप उनके प्रति समर्पित होंगे तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे.
मैटर ऑफ चांस ऐसा हुआ कि उस इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 2 करोड़ रुपए था। आज अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय पर 2 करोड़ रुपए बहुत बड़े हुआ करते थे मेरे लिए। मुझे लगा 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अगर इसका आप छोटा सेगमेंट लगा लें या जॉब वर्क पे काम करा लें तो आप 25-30 लाख में कर सकते हैं। मैंने वो शोरूम शुरू किया, पर मेरा पूरा करियर जो घूमता था वो एक ही चीज़ पर था कि कोई बिजनेस सेट करो, उसको फ्रेंचाइज करो, इंस्टीट्यूट बनाओ, उसको फ्रेंचाइज करो, टीचर्स हायर करो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को फ्रेंचाइज करो। तो मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया 2012 में। मेटास लाइफस्टाइल, मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी हमने बनाई। पहले लाइफस्टाइल कंपनी बनाई, बिजनेस शुरू किया मॉड्यूलर किचन का। फ्रेंचाइजी एडवर्टीजमेंट करते करते पूरे भारतवर्ष में हमने फ्रेंचाइजी बनाई। और उसके ठीक 3 साल बाद 2015 में एक फ्यूचर विजन को लेते हुए हमने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, क्योंकि हम देखते थे भाई रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो लिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड कंपनी, मैंने कहा था ना, विश्वास जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना उस पर, उसके प्रति डेडिकेटेड है, कितने साथ साथ समर्पण के साथ साथ क्या आपको खुद पर विश्वास है या नहीं। हमने कहा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और धीरे 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 इन्वेस्टर्स से मिलना शुरू किया। कहते हैं द मोर टाइम यू प्ले द मोर टाइम यू लर्न, क्योंकि बहुत बार फेल होंगे। ठीक बात है। द मोर टाइम यू प्ले द मोर टाइम यू लर्न एंड द मोर चांसेस टू विन। बिल्कुल सही। अगर आप एक सिक्का है आपके पास, आप एक सिक्का उछालिए, हेड आएगा या टॉस आएगा, कितने % चांसेस हैं? 50-50। आप 2 बार उछालिए, कितने % चांसेस हैं? 100। अगर आप 10 बार उछालेंगे तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है 7 बार हेड आए, 6 बार टेल आए, 5 बार। मतलब द मोर टाइम यू प्ले द मोर टाइम यू लर्न एंड द मोर टाइम यू लर्न द मोर चांसेस टू विन। परफेक्ट। तो इसीलिए मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रपोजल दिखाओ। वो रिजेक्ट करेंगे तो उनसे रिजेक्शन का कारण मिलेगा। जब वो कारण आपको मिलेगा तो आप अपने प्रपोजल को मॉडिफाई करेंगे। जब प्रपोजल मॉडिफाई होगा तो नए व्यक्ति के सामने मॉडिफाइड प्रपोजल जाएगा, तो जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो कम होंगे, कम होते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मुझे पता है नहीं क्या पूछेगा। आज फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक फ्रेंचाइजी लेने वाला जो पहली बार लाइफ में फ्रेंचाइजी ले रहा है या 50 मीटिंग कर चुका है, वो अगर मुझसे मीटिंग करता है तो मैं 1500 से ज्यादा मीटिंग कर चुका हूँ फ्रेंचाइजी की। मुझे हर वो सवाल पता है जो वो पूछ सकता है। उसका जो ऑब्जेक्शन वो आपको पहले से मुझे पहले पता है। मेरा एक ऑब्जेक्शन से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं जी। तो हमने फिर मॉड्यूलर किचन का बिजनेस शुरू किया, फ्रेंचाइज किया, इन्वेस्टर्स मीट करते चले गए और लगातार पूरे इंडिया में हमारे स्टेक होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए वेंचर्स, नए डेवलपमेंट्स सब होना शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। फिर जब आगे बिजनेस की, कहते हैं कि हर बार आपके मन में एक चाहत होनी चाहिए कुछ नया करने की। अगर वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो सच में वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल परफेक्ट बात। तो अमित भैया जी, आपने कोचिंग सेंटर से शुरुआत की, फिर कोचिंग सेंटर से टेक्निकल में आए, टेक्निकल से आप स्टील के बिजनेस में आए, स्टील के बिजनेस से आज आप एलिवेटर्स एंड लिफ्ट में भी आ गए हैं जी। तो मैं बेसिक सवाल यही समझना चाहता हूँ कि ये जो आइडिएशन है ना, जैसे आपने जब देखा कि बिजनेस का डिक्लाइन हो रहा, आपने अपने आप को पिवट कर दिया जी। वहीं बहुत सारे बिजनेसमैन कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते, है ना। वो जिस बिजनेस में सफल हो जाते हैं वो उनको लगता है बस अब इसी को मुझे करना है, इसके बाहर जाना नहीं। और जब वो एकदम बिजनेस से आउट हो जाते हैं, वो या बिजनेस का ट्रेंड खत्म हो जाता है, तब उनको पता चलता है कि अब तो मैं रोड पे आ गया हूँ, अब मैं कोई काम कर नहीं हूँ। तो यहाँ क्या माइंडसेट आपका रहा जो बाकी लोगों में नहीं होता है, जिस कारण आपने पिवट किया इतना? देखिए, एक फ्रॉग डेथ स्टोरी होती है, एक वो बड़ी प्यारी स्टोरी है, वो सबको पता होनी चाहिए। मेंढक जो होता है ना, मेंढक को जब पानी में डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे पानी के टेम्परेचर या ठंडक के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेता है। और यही प्रॉब्लम एक बिजनेस ओनर में है। जब वो बिजनेस को बढ़ा रहा होता है ना तो धीरे 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 करके बिजनेस बढ़ता है, और जब घट रहा होता है तो उसमें लगा रहता है अब संभाल लूंगा, अब संभाल लूंगा, अब संभाल लूंगा। जैसे मेंढक के साथ क्या है कि आप तेज गर्म पानी लें, उसमें मेंढक को डालें, वो कूद के बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन मेंढक को पानी में छोड़ दें, उसको आप गैस पर रख दें, स्टोव पर रख दें और उसको बॉईल करना शुरू करें। धीरे 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 वो बॉडी को एडजस्ट करता जाएगा टेम्परेचर, और एक टाइम उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी कि उस गर्म पानी से वो कूद के बाहर नहीं निकल पाएगा, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। बिजनेस ओनर को ना सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बिजनेस जिस स्ट्रैटेजी है, जिस मेथड से मैं चला रहा हूँ, क्या वो ग्रोइंग स्ट्रैटेजी है? अगर हाँ तो लगातार उसमें बने रहना है।
कई बार क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ गया लेकिन उसके बाद भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो आपको ये देखना है कि क्या इस इंडस्ट्री में कोई और दूसरे कॉम्पिटिटर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो आपकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है, उसको चेंज करो। मतलब टाइम टाइम पे इवैल्यूएट करते रहना। इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आप पूरी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी लगा रहे हैं, तो भी ग्रो नहीं हो रहे और आपके कॉम्पिटिटर भी ग्रो नहीं हो गए, इसका मतलब वो इंडस्ट्री अब स्टैग्नेट पर आ गई है। आप फिर भी उसमें लगे हुए हैं लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है उसको देखते हुए अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो उस मेंढक की तरह उस गर्म पानी में वहीं दम तोड़ देंगे। बहुत जैसे ही आपको आइडिया हो कि मेरी इंडस्ट्री किसी भी तरीके से सर्वाइवल मोड पर नहीं है या डिक्लाइन जा रही है, तो आपने देख लिया मेरे कॉम्पिटिटर की तो नहीं जा रही, तो इसका मतलब मुझे कोई स्ट्रेटेजी में चेंज करना है। और कॉम्पिटिटर की भी जा रही है, मतलब सारे लोग उधर जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ साथ इंडस्ट्री को स्विच ओवर करना है। स्विच ओवर करने का मतलब आप प्रोडक्ट अपग्रेडेशन भी हो सकता है, मेथड ऑफ वर्किंग भी हो सकता है, टेरिटरी वर्किंग भी हो सकता है कि आज आप इस देश में थे, अगले देश में कहीं और कर रहे हैं, या फिर एक नए प्रोडक्ट इनोवेशंस को अडेप्ट करके या इंडस्ट्री को स्विच ओवर करके आप अपने बिजनेस को मरने से पहले, कहते हैं ना कि बॉडी जब तक चल रही है जब तक वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब नियर टू डेथ है। तो जो भी पेपर डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं वो वेंटिलेटर टाइम पर हो जाने चाहिए। तो वो राइट ड्यूरेशन होती है जब आप स्विच कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आप धीरे 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 उस बिजनेस को एज इट इज चलने दें। उसके लिए सिस्टम जो ऑटोमेशन बना हुआ उस पर चलाते रहें और एक नई इंडस्ट्री का जन्म शुरू कर दें। और जैसे ही उस पर कामयाबी मिले धीरे 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 उसको टॉप पर लेकर जाए, क्योंकि बिजनेस या प्रोडक्ट नया हो सकता है, एक्सपीरियंस नया नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि जब आप किसी एक चीज से हार जाएंगे और दोबारा शुरू करेंगे तो शुरुआत जीरो से नहीं होगी, अनुभव से होगी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री का रिसर्च करें। बहुत बढ़िया बात बोली अमित जी ने। जो बात बोली मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि यदि आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर भी ग्रो नहीं हो रहे हैं और आप भी ग्रो नहीं हो रहे हो, मतलब वो इंडस्ट्री अब स्टैग्नेंट हो गई है या उसका अब विकास रुक गया है, वो डिक्लाइन की तरफ है, तो वो बिल्कुल सही समय होता है उस बिजनेस से बाहर निकल के कोई नए बिजनेस में जाना का या उसमें ही कोई इनोवेशन करने का। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई अमित जी आपने। अब सर इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने किया, एक बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अपनी टीम को डेलीगेट नहीं कर पाता है, अच्छी टीम नहीं बना पाता है। जो आपने ड्राइवर की बात की, जो आपने प्लेयर की बात की, तो ऐसे क्या की स्किल्स आपने यूज़ किए अपने जीवन में, अपने एक्सपीरियंस में, जिसमें आपने आपके जैसे बहुत सारे टीम प्लेयर बनाए और उन टीम प्लेयर को केवल बनाया नहीं, अपना होता ना कि लोग कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, खुद सिखाते हैं, फिर बाद में उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, वही व्यक्ति बाहर जाके सेम बिजनेस करने लगता है। पर आपने लोगों को डेवलप भी किया और उनको अपने साथ बने रहने के लिए हमेशा मोटिवेट भी रखा या उनको हमेशा जोड़ के रखा। इसके पीछे का क्या साइंस है? देखिए, इसको ना दो बातों में हम डिवाइड करते हैं। अभी आपने कहा आपने अपने अपने लोगों को साथ में जोड़े रखा, उनको डेवलप किया, उनको आगे बढ़ाया। एक होता है जब आप एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं और एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। आपका बिजनेस ना कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जहाँ पर आप लोगों को लाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, एक्सपर्ट बनाएंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, सुधारेंगे और सीख साख के वो व्यक्ति कहीं और चला जाएगा। ज़्यादातर लोगों के साथ तो यही होता है, स्मॉल स्केल पर यही होता है। तो ज्ञान इंस्टीट्यूट के टाइम पर भी यही था। हम टीचर्स को लाते थे, सिखाते थे, मोबाइल रिपेयरिंग समझाते थे, सबको सिखा के ट्रेन करते थे। अब ट्रेन करते थे, वो चले जाएं उससे पहले उनको अपने बिजनेस में जोड़ लेते थे। आपका पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ एक टीचर सीखने के बाद आप ही के जैसा काम करेगा, वो भी इंस्टीट्यूट खोलेगा। और अगर आपके पास बिजनेस मॉडल है तो आप उसको अपने साथ ही जोड़ रख सकते हैं। पिछले 25 साल पहले भी जो लोग हमारे फ्रेंचाइजी थे वो आज भी फ्रेंचाइजी हैं। मेरे फेसबुक पेज पर जाके देखिए, पिछले ज्ञान इंस्टीट्यूट का लास्ट वीडियो अभी नवंबर में अपलोड हुआ है, ज्ञान मोबाइल रिपेयरिंग का, बिहार, सासाराम बिहार में मेरा सेंटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज़ जो स्मॉल स्केल में हम गलती करते हैं वो हम बिजनेस को एक कोचिंग सेंटर बना के रखते हैं कि नए लोगों को लाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पर हमारे पास प्लानिंग नहीं होती कि जब वो सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, तो वो टूट के कहीं और चले जाते हैं। एक स्मार्ट बिजनेस ओनर या वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बात का ध्यान रखता है कि दिस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो उस विषय के विशेषज्ञ होंगे। कोई फ्रेशर्स को, कोई अंडर ट्रेनी, किसी को हायर नहीं करेंगे। तो पहली चीज़, अपनी टीम में सबसे पहले डेवलपमेंट तो करें, पर डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आपके पास उनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी की प्लानिंग नहीं है तो वो आपको छोड़ देंगे। तो डेवलपमेंट के साथ उनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी का प्लान बनाएं ताकि वो आप ही के ब्रांड, आप ही की कंपनी, आप ही के एसोसिएशन के साथ जुड़े रहें। दूसरा, जब आप एक स्तर पर पहुंच जाएं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दें अपने। कोचिंग इन द सेंस जो बिजनेस में आपने ट्यूशन खोल रखा है कि पहले बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं।
दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम किसी की ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट जब करते हैं जब वो सीखा हुआ होता है पहले से। हम फ्रेशर्स को लेके नहीं आते। तो ट्रेंड लोगों को जब आप लेते हैं तो उनको वो पता है जो आपको नहीं पता। एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट मेरी बहुत बार वायरल हुई है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो नहीं है जो आपको पता है, ज्ञान वो अधूरा ज्ञान है। ज्ञान वो भी है जो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको क्या पता है। जब ये पता चल जाए आपको क्या पता है तो ये पता करो आपको क्या नहीं पता। और आपको क्या नहीं पता वो बताएंगे जिसको पता है। सही बात है। जब आपको ये पता लग जाए जो आपको नहीं पता वो किसको पता है, तो ये पता करो कि जो आपको नहीं पता वो जिसको पता है वो आपको कैसे बताएगा। मतलब आप अपने पास अपने से भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को लाओ, जिन चीज़ों को आपकी कमी है जी, जिन स्किल्स की, जिन पोटेंशियल्स की आपके अंदर कमी है, जिस दिन आपको पता चल जाए आप अपनी टीम में उस पोटेंशियल के लोगों को, ज़्यादा नॉलेज के लोगों को, ज़्यादा एक्सपर्टीज को हायर करें। तो वो लोग आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। पहले स्टार्टिंग के केस पर क्या रहता था कि ये चीज़ें मुझे सीखनी है, कोई सॉफ्टवेयर है मुझे सीखना है, कोई मशीन हम ले रहे हैं मुझे चलानी आनी चाहिए, है ना। होता था ना कि मशीन तो ले ली आपको चलानी तो आती नहीं है। वो व्यक्ति भाग गया। तो अगर मान लो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या मैं गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकता? ड्राइवर होगा ना। मुझे तो ट्रेन भी चलानी नहीं आती, मैं ट्रेन में भी जाता हूँ। मुझे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, मैं हवाई जहाज में भी जाता हूँ। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि वो चीज़ आपको आती हो। अगर आपको पीपल हैंडलिंग स्किल आती है तो आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आप उन लोगों को मैनेज कर सकते हैं जिसको वो काम आता है। बहुत बढ़िया। दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से जब आप मिलोगे तो आपका लगेगा यार ये तो बिल्कुल सिंपल आदमी है यार, इसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बना दी। तो आपको पता लगेगा उसको मशीन चलानी नहीं आती, उसको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, उसको बिजनेस के सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर उसको पीपल हैंडलिंग स्किल आती है, उसको लोगों को चलाना आता है। तो एक स्टेटमेंट था मेरा कि मैन मनी मशीन। स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर मशीन चलाने पर काम करता है, मेरी मशीन मुझे चलानी आनी चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर जो आदमी होता है वो मनी पर काम करता है कि मुझे पैसा सही तरीके से निवेश करना आना चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट आना चाहिए, पैसा बचाना, कमाना, इन्वेस्ट करना आना चाहिए। और उससे ऊपर वाला व्यक्ति जो होता है ना वो मैन पर काम करता है। वो कहता है इफ आई कैन मैनेज द पीपल देन माई मैनेज्ड पीपल विल मैनेज माई मशीन्स, एंड इफ माई मशीन्स आर मैनेज्ड देन माई मैनेज्ड मशीन विल मेक मनी, एंड इफ आई हैव अगेन मोर पीपल दे विल मैनेज माई मनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैन मनी मशीन इस सिस्टम को जब ऊपर के लेवल से सुनेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा। बहुत बढ़िया। अमित जी, लोग अक्सर फंस जाते हैं अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पोजीशनिंग में जी। और मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी या तो आप होते हैं या आपकी बेटी होती है या आपकी वाइफ होती है, मतलब सारे परिवार को आपने ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है। तो मार्केटिंग में क्या गलतियाँ आपसे हुई, एक सवाल, और दूसरा सवाल, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने शुरू से अपना के रखी जो आप एक इंस्टीट्यूट से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक पहुंचे? इसमें मार्केटिंग का क्या रोल रहा और आपने क्या यूनिक किया अपने बिजनेस में? देखिए, पूरे ब्रह्मांड में अगर मैं बोलूं तो सब चीज़ जो डिपेंड करती है ना वो मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। ब्रह्मांड का मतलब बिजनेस ब्रह्मांड में, बिजनेस के ब्रह्मांड में। कुछ लोग ब्रह्मांड का मतलब इस यूनिवर्स को समझ लेंगे। तो बिजनेस के ब्रह्मांड में सब कुछ जो है ना वो मार्केटिंग है। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो आप राइट कंज्यूमर तक राइट प्रोडक्ट या सर्विस को प्लेस कर पाएंगे। हर बार ना काम करने का तरीका बदलता है और आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन होता है। सेम प्रोडक्ट लो कम्युनिटी में भी बिकता है, सेम प्रोडक्ट मिड कम्युनिटी में बिकता है और सेम प्रोडक्ट हाई कम्युनिटी में बिकता है ना। मोबाइल फोन है, एक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है आप किस तरह के कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो आप सैमसंग के कुछ एड्स देखते थे जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा है, ट्रक खराब हो गया, लाइट बंद हो गई, तो उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की है और देख लिया कि कौन सा पार्ट खराब है। ये जो एडवर्टीजमेंट है ना वो टोटली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इस तरह के कामों व्यवसाय में है, छोटे स्मॉल स्केल में है, सस्ता मोबाइल खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत हाई एंड मोबाइल फोन्स के बारे में देखेंगे तो वहाँ ऋतिक रोशन का एक हाई क्लास कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा हुआ एडवर्टीजमेंट है। दोनों ही मोबाइल के ऐड है लेकिन दोनों की प्लेसमेंट अलग है, बायर अलग है। मैंने जब अपनी लाइफ में करियर शुरू किया तो मुझे समझ नहीं थी मार्केटिंग कैसे होगी, पर इतनी समझ जरूर थी कि मार्केटिंग करेंगे तो बिजनेस आएगा। मैं 1999 2001 की बात कर रहा हूँ। उस समय पर जब हम मार्केटिंग करते थे तो हम पोस्टर्स, लीफलेट्स, पेपर ऐड, साथ साथ जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो, और वॉल पेंटिंग। मेरे को जो सक्सेस मिली ना वो वॉल पेंटिंग से मिली कि हमारा एक नियम था, जो दुकान का शटर बंद है वो हमारा है। मेरे वॉल पेंटर जो होते थे उनका काम था शटर पेंट करके उस पर एडवर्टीजमेंट लिखना। आज भी आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। जो सरकारी खारी दीवार पड़ी है
उस पर पेंट करो और हमारा एडवर्टीजमेंट है। 17 साल पुराना एडवर्टीजमेंट आज भी विजिबल है, क्योंकि हमें ये पता था कि लोगों की रीच कब जाएगी, जब उनको विजिबिलिटी आएगी। लेकिन एक समय आएगा जब बल्क एसएमएस टॉप मोस्ट तरीका हो गया मार्केटिंग का। फिर एक समय आया जब सोशल मीडिया टॉप मोस्ट तरीका हो गया मार्केटिंग का। उसमें प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट आप कहाँ करेंगे, आपका बायर कौन है, और किस तरह की एडवर्टीजमेंट से किस तरह के लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब जैसी ऑडियंस आप चाहते हो उसके हिसाब से उस आपको तरह अपनी की मार्केटिंग होनी चाहिए। देखिए, एक लेदर पर्स की अगर हम बात करें, वो 500 रुपये का भी मिल सकता है, 1000 का भी मिल सकता है, और 1 लाख का भी मिल सकता है। लेकिन 1 लाख का पर्स जो है, उसका जो फैब्रिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है या 1000 गुना ज़्यादा बेहतर, पर प्राइस वाइज देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट इस तरह से किया है, जो मॉडल्स दिखा रही हैं, जो फिल्म स्टार्स को एंडोर्स कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी दिखाती है कि हाई जेंट्री के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग के लिए आप ये डिसाइड करें कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए, कौन सा मेरा बायर है, किस तरह के क्लाइंट्स मुझे चाहिए। तो मैं भी एक बात बोल रहा था कि हम इस तरह का ऐड करते थे, तो एक नई कंपनी आई, उसका नाम था हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू किया, तो हम वहाँ घबरा गए, यार ये हॉटस्पॉट जैसी बड़ी कंपनी आई है और ये तो पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेगी। पर जब उनकी मार्केटिंग देखी तो हम समझ गए कि हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। हम एक स्मॉल स्केल छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट से थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस शेल्टर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर्स, एफएम, रेडियो, टीवी, इस पर एडवर्टीजमेंट किया। 360 डिग्री उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उनकी ऑडियंस वहाँ थी नहीं, उनकी ऑडियंस वहाँ नहीं थी। उनकी ऑडियंस थी छोटे छोटे स्लम एरियाज में, कॉलोनीज में, अनऑथराइज एरियाज में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ हम लोग पहुँचे। तो आपका राइट कंज्यूमर का है, उस तरह की मार्केटिंग आपकी होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी इनकम आप कमाओ अपने बिजनेस में, टर्नओवर जितनी हो, उसका 10% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, हमेशा होना हमेशा। चाहे आपका बिजनेस अच्छा जब मैं 5 लाख रुपए की टोटल रेवेन्यू जनरेट करता था पर मंथ इंस्टीट्यूट में, तब मैं 50,000 की हर महीने ऐड करता था। मतलब रेवेन्यू का 10%, प्रॉफिट रेवेन्यू का टोटल ग्रॉस अर्निंग का 10%। बहुत बढ़िया, ठीक है। वो आपके बिजनेस में धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेवेन्यू का 10% जो है वो अमाउंट बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब 90% बड़ा होता चला जाएगा। मतलब 10% आप लगा रहे हो तो बाद में वही 10% अपने आप में इतना बड़ा हो जाएगा जो आपकी टोटल रेवेन्यू नहीं थी। बहुत बढ़िया। तो हम एक समय पर इतना आ गए कि 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ एडवर्टीजमेंट करने लगे। मतलब मैं ऑडियंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपने 10,000 निवेश किया, तो अगली बार ये 10,000 से आप 2 लाख का रेवेन्यू करोगे, फिर यही 10,000 आपका 20,000 हो जाएगा, फिर 20,000 लगाओगे तो 4 लाख का रेवेन्यू होगा, तो फिर 40,000 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते अमित जी का 40 लाख रुपए का बजट हो गया था मंथली मार्केटिंग का। यस, मार्केटिंग बजट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ऐसा ही होता तो हर व्यक्ति ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता। आपको एडवर्टाइजमेंट को, मार्केटिंग को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो बजट मैंने खर्चा है कि क्या मेरे राइट ऑडियंस तक पहुंची है। आपका मार्केट प्लेस क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका यूज़र कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो मार्केटिंग आपको ज़्यादा रिजल्ट देगी। बहुत बढ़िया। अमित जी, अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि लोग अपने SOPs तो बना लेते हैं जी, है ना, पर वो सही तरीके से जिम्मेदारियों को डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में अपनी कंपनी में कैसे SOPs बनाए और उन SOPs को कैसे डेलीगेट किया जिससे आप एफिशिएंसीज बढ़ा पाए? ग्रेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम हायरिंग करते हैं ना, तो हायरिंग की रिसोर्स क्या है हमारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जनरली स्मॉल स्केल में आप देखेंगे तो वहाँ हायरिंग का सोर्स पता है क्या है? अरे भाई साहब, कोई अच्छा ड्राइवर हो तो बताना, कोई टेलीकॉलर हो तो बताना, कोई अकाउंटेंट होता तो बताना, कोई मार्केटिंग मैनेजर हो तो बताना, जानकारों से बोल बोल के पूछ पूछ के, मतलब ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो उस समय उस काम के लिए फ्री होगा। जो फ्री होगा वो सच में ही फ्री लायक आदमी था। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बिना एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, उनको लेकर आते हैं कि धीरे धीरे करके सिखा लेंगे। मतलब फिर वही बात, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप हायरिंग करें, उसका रिसोर्स जो है वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए। आपके जो एजेंसी है उसको आप क्लियर कट गाइडलाइंस देंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री का ये बंदा चाहिए और उसको इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये हमने जब समझा जब हम इंस्टीट्यूट्स में फ्रेंचाइजी लेवल को एक्सपेंड करने लग गए थे। तो सबसे पहले आपको कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए और कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डिमांड किससे करेंगे? किसी जानकार से नहीं, कोई हो तो बताना, कोई हो तो बताना, एजेंसी से, जो इस काम के एक्सपर्ट है, जो इस काम के एक्सपर्ट है। तो एजेंसी को हायर करना और एजेंसी को बोलना कि मुझे ये एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनका इंटरव्यू करें, प्रॉपरली बातचीत करें। एक इंटरव्यू ना कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन में हम ये क्वालिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा बंदा उस काम के लायक है या नहीं। तो
3 स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू करें। पहले में उनकी एबिलिटी, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस। दूसरे में चैलेंजेस के समय पर वो क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, नेचर एंड एटीट्यूड कैसा है। जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें तब उस पर्सन को हायर करें और धीरे 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 करके अपने सिस्टम के अंदर उसको ढालें। कहते ना कि किसी परिवार में एक नई बहू आई है, अरे वो नई लड़की, उसको तो खाना बनाना नहीं आता, उसे तो ये नहीं पता ना हमारे परिवार में घी कितना डलता है, तेल कितना डलता है, नमक कितना डलता है, जबकि वो पिछले 25 साल से अपने परिवार में ये काम कर भी रही थी, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, अब उसको हमें अपने परिवार के हिसाब से ढालना है। आपके SOPs, आपके सिस्टम, आपके मेथड्स के बारे में उसको सिखाना है। सिखाना का मतलब कोर वैल्यू नहीं सिखानी, कोर वैल्यू वो सीख क्या है, आपकी इंडस्ट्री में वो काम कैसे होता है वो सिखाना है। और डेलीगेशन करना है अपनी पावर्स का। डिसीजन मेकिंग स्किल्स में उसको अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको ट्रांसफर करनी है कि भाई जैसे हमारी कंपनी में 5 लाख रुपए तक के चेक का या फंड ट्रांसफर का राइट एक पर्सन के पास है। 5 लाख से 25 लाख के अगर जो चेक ट्रांसफर होने या फंड ट्रांसफर होने हैं वो राइट किसी और के पास है। उससे ऊपर वाले, अभी हम इस लेवल पे हैं कि 25 लाख से ऊपर वाले चेक का राइट हमारे पास है। तो वो सारी चीज़ें देखना कि भाई कौन कैसे क्या मैनेज करेगा विद अथॉरिटी। बहुत बढ़िया। धीरे 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 करके सिस्टम डेवलप होगा। SOP कभी भी एक बार में नहीं बनती, हर बार समय के अनुसार जो आपका प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। बहुत बढ़िया। उसको रेगुलर चेंज करना, अपडेट करना। अमित जी, एक और चैलेंज जो हमेशा SME से फेस करते हैं वो है सेल्स का। जी। मतलब 10 में से 9 SMEs से जब हम बात करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, बाकी सब तो सेट है, सेल्स नहीं है। तो सेल्स के लिए क्या करना चाहिए और आपने क्या किया है? ग्रेट, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, क्योंकि दुनिया के सारे बिजनेसेस जिस धुरी पर टिके हुए हैं, कहते हैं ना पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है तो कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट होगा जहां से वो चल रही है। जिस धुरी पर वो घूम रहे हैं वो है सेल्स। आपका अकाउंट्स, आपका प्रोडक्शन, आपका मार्केटिंग, आपका फंड्स, आपका पर्सनल ड्राइंग्स, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, ये वो फलाना ठिकाना, जितने खर्चे हैं उन सब का भीष्म पितामह कौन है? सेल्स। बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा टारगेट जो रहता है वो इंडस्ट्री चलाने पर, शिपमेंट पर, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पर, बिजनेस के मैनेजमेंट पर, अकाउंट्स पर, बुक्स पर, सब पर रहता है। और जिस पर नहीं रहता है वो है सेल्स। बिजनेस जिससे आएगा वो है सेल्स। तो हमें क्या करना है कि आपको एज ए बिजनेस ओनर 5:1 का रेशियो रखना है। ये बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने अपनी इंडस्ट्री में, मैं यहाँ ना एक बात कहता हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ कि जो भी कहूँगा केवल और केवल वही करूँगा जिसका मैंने अपनी फैक्ट्री, अपने प्लांट, अपनी इंडस्ट्री, अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंटेशन किया है। मैं एक भी वो बात नहीं कहूँगा जो मुझे पता है बस लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं की। एज ए नॉलेज मुझे पता है, बुकिश नॉलेज की बात नहीं करेंगे, लाइफ एक्सपीरियंस से ही बताएंगे। तो 5:1 का रेशियो क्या कहता है? आपके हर 5 एम्प्लॉय के ऊपर एक सेल्स का बंदा होना चाहिए, जिसमें पियोन भी शामिल है। अगर पियोन मान लो कहता हूँ मेरी फैक्ट्री में आज 3 पियोन है, तो पियोन हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गई, अकाउंट्स मैनेजर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ये भी 4-5 लोग, इनके ऊपर भी एक सेल्स का आदमी होना चाहिए, क्योंकि इनकी सैलरी मेरे लिए लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी को एसेट्स में कन्वर्ट करने वाला मेरा सेल्स का एम्प्लॉय है। मतलब यदि आपकी पूरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं तो 20 सेल्स के लोग होने ही चाहिए। अगर आपको देखो 100 एम्प्लॉयज को 200 करना है ना, तो वो केवल तभी संभव है जब 5 एम्प्लॉय 10 हो जाएं। तो सेल्स के लोग है ना, वो एक तरह से परिवार के मुखिया हैं। तो परिवार के मुखिया की संख्या अगर बढ़ने लग जाए तो परिवार की आय बढ़ने लग जाएगी, तो परिवार का भरण पोषण करना बहुत आसान हो जाएगा और परिवार में नए शादी ब्याह करना आसान हो जाएगा, नए लोग लाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपनी कंपनी में क्या करता हूँ, 5:1। जैसे ही 5 लोग से, मतलब 5 लोगों से ज़्यादा प्रोडक्शन टीम बढ़ती है, तब उन प्रोडक्शन टीम के रेशो में मैं एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ। और सेल्स का जो एम्प्लॉय है ना, वही आपके बिजनेस को चलाएगा। अब सेल्स में भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं। कुछ लोग करते हैं कि भाई सेल्स के एक ही चैनल को पकड़ते हैं कि हम रिटेल करते हैं, हम रिटेल ही करेंगे, या हम होलसेल करते हैं, होलसेल करेंगे। आज सेल्स के ना डाइवर्सिफाई चैनल्स हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप रिटेल करते हैं तो आप सेल्स के नए प्लेटफॉर्म पर जाएं, दैट इज ई-कॉमर्स। वो भी एक नया ऐसा स्थान है जहां सेल्स हो सकती है, पर आप नहीं करने, पर कोई तो कर रहा है। आपके जैसे प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जा रही हैं, तो आपको वहां पहुंचना चाहिए, जिसके लिए अलग से एक सेल्स टीम बनानी है। भाई कहते हैं ना, परिवार में टीम को काम नहीं देना है, नई डेडिकेटेड सेल्स टीम ही बनाइए नए चैनल के लिए। यस, नए चैनल के लिए नई सेल्स टीम। जैसे आप कहीं मेरे मॉड्यूलर किचन के लोग हैं, तो मैंने उनको कहा नहीं अब आप लिफ्ट भी बेचो, तो वो मॉड्यूलर किचन का समय छोड़कर ही तो लिफ्ट बेचेंगे। 8 घंटे उसकी ड्यूटी है, अगर 4 घंटे लिफ्ट बेचेगा तो 4 घंटे मॉड्यूलर किचन बेचेगा। बट अगर मैंने मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री के अलावा लिफ्ट इंडस्ट्री के लिए ही और लोग हायर किए हैं,
तो वो 8 के 8 घंटे लिफ्ट ही बेचेंगे। मेरे पास 10 लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करने के लिए हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए, वो 10 के 10 घंटे 10 लोग एक ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर ही काम करेंगे। जो मेरा काम ई कॉमर्स में कर रहे हैं वो ई कॉमर्स पर ही करेंगे। तो डेडिकेटेड सेल्स टीम होनी चाहिए और सेल्स के डिफरेंट जो चैनल्स हैं उसको खोलो। ई कॉमर्स के चैनल को खोलो, B2B सिस्टम पर काम करना शुरू करो। B2B मतलब आपकी सेम इंडस्ट्री में आप किसको सप्लाई दे सकते हैं। हिंदुस्तान में ना लोग एक ही चीज़ पे मरे रहते हैं, नहीं मेरा नाम, नहीं मेरा नाम भी होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वाइट लेबलिंग करते हैं। जितनी लिफ्ट हम अपनी बनाते हैं उससे ज़्यादा लिफ्ट हम उनके लिए बनाते हैं जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है। मतलब आपने बना के उनको दे दी, उन्होंने अपना सील उनका ठप्पा लगाया, अपना लोगो लगाया, अपना ब्रांडिंग की, क्योंकि सेल्स उनके हाथ में है। और सारे के सारे मैन्युफैक्चरर हाथ जोड़ के सेल्स वालों के सामने तो खड़े होते हैं। ठीक बात है। तो हमने कहा कि नहीं, हम B2B भी करेंगे, B2C भी करेंगे। फिर आज आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो हर चीज़ सरकार को भी चाहिए। कोई कहता है जी मैं तो बुक्स बनाता हूँ, क्यों सरकारी स्कूल्स में बुक्स नहीं लगती हैं, है ना। आप फर्नीचर बनाते हैं, हॉस्पिटल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, सब जगह गवर्नमेंट को फर्नीचर भी चाहिए। हर वो चीज़ जो आप बनाते हैं हर वो चीज़ सरकार को भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा सिस्टम बनाया है। जेम पोर्टल है, MSME पोर्टल है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के PSU डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट बाइंग करते हैं। तो वहाँ पर फ्री अकाउंट खोलना, वहाँ रजिस्टर करना अपने आप को, और वहाँ से सरकारी सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना। और जब आप सरकारी सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हैं ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि अब आपका क्लाइंट कौन है, गवर्नमेंट या कोई PSU। मैं इंडियन ऑयल के लिए काम करता हूँ, मैं DMRC के लिए काम करता हूँ, मैं रेलवेज के लिए, मेट्रोज के लिए, NH हाईवेज के लिए काम करता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग होती है। बहुत बढ़िया। तो अमित जी, हमने आइडिएशन पे बात कर ली, टीम पे बात कर ली, मार्केटिंग पे बात कर ली, SOP पे बात कर ली, हायरिंग पे भी आपने बताया, सेल्स पे बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बिजनेसमैन का, फंड कहाँ से लाएं। क्या बात है, ये तो आपने जीरो से शुरुआत की और आज आप 100 करोड़ की लिमिटेड कंपनी बना चुके हैं। तो इसमें फंड का क्या रोल रहा और कैसे आप इतने अनलिमिटेड फंड के एक्सेस में पहुंचे जी, ये मैं एक सवाल अभी पूछूंगा, और इसके बाद एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि बिजनेस में सक्सेस तो सब सिखाते हैं जी, सक्सेसफुल होने के पीछे कुछ मिथ भी होते हैं जी, तो वो मिथ भी आप लास्ट में जरूर समराइज करिएगा। श्योर। तो सबसे पहले फंड्स की बात करते हैं। देखिए, बिजनेस की ग्रोथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग मानते हैं वो कहते हैं लैक ऑफ फंड है। लैक ऑफ फंड नहीं है, लैक ऑफ नेटवर्क है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, ये जो पैसा है, फंड्स की बात मतलब मनी, ये पैसा किसने बनाया है? लोगों ने, हम सब, इंसान ने बनाया है। भगवान ने तो बनाया नहीं है। अगर भगवान ने बनाया तो भगवान से भी लोग मांगते हैं, पर भगवान ने बनाया नहीं है। भगवान ने लोग बनाए जिन्होंने पैसा बनाया। तो ये पैसा किसके पास है? लोगों के पास है। अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा कब देगा? वो जब देगा जब पैसे की से ज़्यादा वैल्यू एडिशन देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे घड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो 10,000 की घड़ी है, तो 10,000 रुपये के हिसाब से उसकी वर्थ ठीक है, मतलब जितना मैं दे रहा हूँ उतना मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। या तो तब देगा पैसा, या पैसा कब देगा? जब वो व्यक्ति आपके संपर्क में होगा और आपको और उसको उस संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा। इसका मतलब पैसे का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होगा। ठीक बात है। और वो जब होगा जब या तो आपके पास प्रोडक्ट होगा या आपका उससे संपर्क होगा, या तो वैल्यू फॉर मनी आपका प्रोडक्ट हो या वो व्यक्ति का संपर्क रिलेशन उससे बहुत अच्छा हो। इसीलिए दुनिया के पावरफुल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग आजीवन पैसे की तलाश में भटकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये स्टोरी बड़ा इंस्पायर करेगी लोगों को कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दो तरह के बिल्डर हैं। एक वो बिल्डर है जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, वो 2 करोड़ का लैंड खरीदता है, 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बिल्डिंग बनाता है और 200 गज के 4 फ्लोर बेच देता है। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति जिसके पास पैसा है और वो बड़े लेवल पे एक काम को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटा बिल्डर कहलाता है। जो 4 मंजिला कोठियां बना रहा है वो छोटा बिल्डर काम कर रहा है, फिर भी छोटा बिल्डर कहलाता है। अपना पैसा भी है, स्किल्स भी है, फिर भी वो छोटा बिल्डर कहलाता है। एक दूसरा बिल्डर है जो 5 एकड़ की जमीन लेता है, सेम 5 करोड़ में, वो बाद में बताऊंगा वो कितने में लेता है। वो 5 एकड़ का लैंड लेता है, वहां पर एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट बनाता है जिसमें जिम, पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, 200 फ्लैट्स, और वो उस प्रोजेक्ट को बेचता है। दोनों में से कौन सा बड़ा बिल्डर है? जो 200 फ्लैट बेचता है। जो 200 फ्लैट बेचता है। जिसने 5 करोड़ अपने लगाए थे उसको आप छोटा बिल्डर बोल रहे हैं। जो बड़ा बिल्डर है उसके पास एक नेटवर्क होता है, उसके पास भी 5 करोड़ है लेकिन वो लगाता नहीं है। वो अपने बाकी लोगों को बताता है, 10 लोगों को, कि 5-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल हुए
50 करोड़। 50 करोड़। एक लैंड हम लेंगे किसान से, बुक करेंगे, उसको रेरा से अप्रूव कराएंगे, उसका लैंड यूज जो है वो चेंज कराएंगे, फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो टेबल पर बना के रखता है, उसका एक डेमोस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग बनाता है और 10 लाख रुपए या 20 या जो भी एक अमाउंट होता है उतने फ्लैट के रेट के हिसाब से फ्लैट्स की बुकिंग ले लेता है। वो अपने 5 करोड़ और बाकी सबके 5 करोड़ का मैनेजमेंट जानता है। पर वो लोग उसको 5 करोड़ तब देते हैं जब उन 5 करोड़ देने वाले लोगों को ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति हमें वैल्यू फॉर मनी देगा या इसका नेटवर्क हमसे बहुत स्ट्रांग है, और वो उसी 5 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना देता है। प्री सेलिंग पर 90% ऑफ द बिल्डर्स प्री सेलिंग पर 80% मटेरियल बेच देते हैं, मतलब उनका पैसा नहीं लगा होता, बहुत नॉमिनल अमाउंट लगा होता है, शायद उससे भी कम जो एक बंदा 4-5 कोठियां बना रहा है, पर वो छोटा बिल्डर कहलाता है, वो बड़ा। तो दुनिया के बड़े और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। दोनों तरह के फ्लैट बिकते हैं, एक वो जो रेडी टू मूव है और एक वो जहां लैंड पर अभी खुदाई चल रही है और 21वां माला बिक चुका है, वो भी प्रोजेक्ट है। तो आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे? फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। बात ये रही प्लानिंग की। इसको दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने मेरे को एक ऑर्डर दिया कि 2 करोड़ रुपए का ये एलईडी का प्रोजेक्ट है या लिफ्ट का प्रोजेक्ट है, हमने आपको दे दिया। अब मेरे पास फंड्स नहीं है बनाने के लिए, गवर्नमेंट जब मुझे पैसा देगी जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा। बट मेरे पास एक लेटर ऑफ ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है या पीआई है जो हमने रिलीज किया है। उस परचेज ऑर्डर को लेके मैं बैंक जाता हूं, बोलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतने करोड़ का मेरे पास ऑर्डर है। उसकी गारंटी पर बैंक मुझे ओडी लिमिट दे देता है, कहते ठीक है आपको 20 करोड़ की ओडी दी, पर वो ओडी लिमिट हैंड टू हैंड यूज तो होगी नहीं, यूज होती जाएगी, चलता जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हो जाएगा। आप सपोज बैंक नहीं देता, अब एक नई फर्म है, आपको ये पता है आपका ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है, उसकी इतनी सेल्स वॉल्यूम आप कर सकते हैं, उसके लिए ये सेटअप लगा हुआ है और ये लगा सकता हूं मैं। तो आप अपने इन्वेस्टर्स को वो बातें बताते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं, ठीक उस तरह से कि कुछ लोग बनी बनाई बिल्डिंग खरीदते हैं और कुछ लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी पर। आपको बस ये विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं अगर उसमें आपका पैसा लगेगा तो क्या आप पैसे बना पाएंगे। यदि हाँ, तो आपके इन्वेस्टर को ये कन्विंस करना आपको आना चाहिए कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें ये पॉसिबिलिटीज होंगी, ये अर्निंग होगी, इतना प्रॉफिट आएगा, और वो केवल तब होगा जब आपके नेटवर्क में वो लोग होंगे। बहुत बढ़िया। तो बिना फंड्स के बड़े बिजनेसेस किए जाते हैं और लिमिटेड फंड में छोटे बिजनेस किए जा सकते हैं, पर लिमिटेड फंड से प्लानिंग करके बड़े बिजनेस भी किए जा सकते हैं। और इन्वेस्टर कोई अलग से 4 कान 2 सींग 4 हाथ वाला बंदा नहीं होता। हमारे आपके हर वो व्यक्ति इन्वेस्टर है जो आपके संपर्क में है। हो सकता है वो 1 लाख का इन्वेस्टर हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, करोड़ का हो या करोड़ों का हो। आपको हर व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप रिटेल में जाने के लिए ग्राहक को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यहाँ हम बिजनेस की प्लानिंग बेच रहे हैं। तो आपको बिजनेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के साथ साथ सेलिंग के लिए प्रेजेंट करना आना चाहिए। और ये हमें तब समझ में आया जब हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। हाउ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइट इन्वेस्टर्स, हाउ दे गेट फंडिंग, हाउ दे इन्वेस्ट फंडिंग एंड हाउ दे गेट मैक्सिमम रिटर्न। बहुत बढ़िया। मतलब हम संक्षेप में समझें कि बिजनेस करने के लिए जो फंड चाहिए, यदि आपका नेटवर्क अच्छा है और आपको अपना आइडिया बेचना आता है, यस, तो आप कितना भी पैसा जनरेट कर सकते हैं मार्केट से अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस में कभी शॉर्ट ऑफ फंड नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर सोचता है एक ही आदमी मुझे सारा पैसे दे दे। वो किसी भी स्टार्टअप से आप पूछ लो कितना फंड चाहिए, वो 50-60 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करेगा। 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, एक इन्वेस्टर ने एक स्टार्टअप से क्वेश्चन किया कि आपको कितना फंड चाहिए। उसने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो इन्वेस्टर है उसने ये क्वेश्चन किया कि अगर इसका 20% आपके पास है तो 80% मैं भी देता हूं। आपकी जो डिमांड है उसके इक्वलेंट आप कहां स्टैंड करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और आप कितना रिस्क एपेटाइट में आप भी हिस्सेदार हो। आप आज कोई बिल्डिंग खरीदें किसी बिल्डर से, उसको फाइनेंस कराएं तो 80% फाइनेंस हो जाएगा, मतलब 20% आपके पास होना चाहिए। आप बैंक से कोई प्रोजेक्ट पास कराना चाहते हैं, 20% आपके पास होना चाहिए। अरे तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जितना फंड मैं मांग रहा हूं उसमें मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। स्टार्टअप्स को फंड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी से कई गुना फंड वो मांगते हैं, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होता है। इन्वेस्टर आपसे 2 मिनट बात करके समझ जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ पैसे लगाने नहीं लगाने। तो इन्वेस्टर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एग्रीड।
दे आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि उनका पैसा है उनके पास, और आप जैसे सैकड़ों लोगों से वो रोज मिलते हैं, उनका तो काम ही है, उनका काम ही है पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाना। और कई बार आपकी पास्ट परफॉर्मेंस होती है, वो आपकी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी को दिखा देती है कि ये बंदा, इसने पास्ट में ये किया है, प्रेजेंट में ये कर रहा है और फ्यूचर में ये करने वाला है। अमित जी, आपकी इस बात पे एक मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया मेरी लाइफ का। किसी बच्चे ने 4-5 साल पहले मुझसे बोला कि मुझे, एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, कि 100 रुपये चाहिए मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी। जी। मैं उसके साथ 5 मिनट बैठा और मैंने उससे पूछा 100 रुपये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो उसने जब सारे डिटेल्स बताए तो मैंने कहा इसके हिसाब से तो तुम्हें पहले महीने में केवल 1 रुपये चाहिए, इतना तो तुम्हारे पास होगा। बोला है। मैंने कहा शुरू कर, बाकी के 99 जब जब तुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं बैठा हूँ, मैं दे दूंगा। सर, उस लड़के ने मुझसे आज तक 1 रुपये नहीं लिया और आज वो अपनी कंपनी बना चुका है, 10-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा है और बेयर मिनिमम करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू महीने में करने लगा है। तो आपकी बात से आज मैं, मतलब वो बात से इतना रेजोनेट हुआ कि बिजनेस करने के लिए केवल और केवल नेटवर्क चाहिए। उसके पास नेटवर्क में मैं था तो उसका काम ऐसे हो गया। मतलब मैंने पैसा नहीं दिया उसको, पर उसको विश्वास दिया कि तू शुरू बस तो कर। फिर उसने वहीं से फंड जनरेट कर करके सब कुछ कर लिया। एक इन्वेस्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? तो ऑब्वियसली हम लोग स्पीकर, हमने बोला टाइम। कहते नहीं, टाइम तो इन टर्म्स ऑफ हो गया, महंगी चीज़ क्या है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है? टाइम तो ये हो गया ना भाई कि आप अपने समय का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अदर देन टाइम महंगी चीज़ क्या है? तो मैंने बोला इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, तो आप उस समय को पार कर सकते हैं जितना समय उसमें लगने वाला है। बिलीव मी कि मेरी एक स्टेटमेंट पर उस इन्वेस्टर ने मेरे साथ शेयर होल्डिंग नहीं, स्टेक होल्डिंग की मेरी कंपनी में। बहुत बढ़िया। और वो आज इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका ब्रांड नाम लेते ही लोगों को पता लग जाता है, अच्छा इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी में आया हुआ है। भारत के अलावा 14 देशों में उनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। बहुत बढ़िया। एंड द नेम ऑफ कंपनी इज हेनरिक लिमिटेड। वाह। मैंने नाम इसलिए बोला ताकि आप हेनरिक लिमिटेड को सर्च कर पाएं। सर्च कर लें। तो अमित भैया, एक लास्ट क्वेश्चन जी। सक्सेस के पीछे बहुत सारे मंत्र तो आपने बता दिए, कुछ मिथ भी होते हैं जी, तो वो मिथ क्या होते हैं? सबसे पहला मिथ तो एक ये है कि भाई मुझे इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा, या एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि बिजनेस को सेटअप करने में ना लंबा समय लगता है, कम से कम 3 साल। कहते हैं पहले साल तो बिजनेस सेटिंग में लगेगा, दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगेगा और तीसरा साल जाके हम अर्निंग कमाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपके पास राइट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है तो आप फ्रॉम द डे 1 आप बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। करना क्या है? कंपनी फॉर्म करनी है। कंपनी फॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट पर काम करना है। प्रोडक्ट पर काम करने के बाद उसकी मार्केट रिसर्च करनी, कहाँ वो बिकेगा, मेरा बायर कौन होगा, मेरे प्रोडक्ट का टिकट प्राइस क्या होगा, मेरा कॉम्पिटिटर कौन होगा, और कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली मेरे पास क्या एक नई यूएसपी है जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। प्लस क्या मेरे को ये पता है कि बिजनेस को स्प्रेड ओवर करने के लिए नेटवर्क का मेथड क्या है, जो अगर आप रिटेल करने पे लगे हुए हैं तो आप कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तब आपके लिए वही फार्मूला है कि 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे। क्या आप B2B इंडस्ट्री करने के लिए मेथड जानते हैं? और वो भी अलग अलग है। फ्रेंचाइजी बिजनेस है, डीलरशिप नेटवर्क है, C&F है, सुपर स्टॉकिस्ट है। फिर इसके अलावा इन्वेस्टर्स मीट के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टर केवल वही नहीं है जो पूंजी दे के चला जाता है, इन्वेस्टर वो भी है जो पूंजी भी देता है, अपना नेटवर्क भी देता है और आपके बिजनेस को एक्सपेंशन पर ले जाने के लिए आपकी रीच भी बढ़ाता है। तो ये सारे मिथ होते हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रांड बनाने में 10 साल लग जाते हैं। आज आप देखें तो पिछले कुछ ही सालों में आपको ऐसे नए नाम मिले होंगे जो ब्रांड बन चुके हैं, जिनमें काइबेक्स एलिवेटर अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। गवर्नमेंट PSUs के साथ काम करता है, साथ साथ प्रोजेक्ट्स में काम करता है, टाउनशिप्स में, सभी जगह मतलब आपको काइबेक्स एलिवेटर्स मिलेगा। और मात्र 2 साल में हमने इंडिया में लगभग 20 एसोसिएट पार्टनर्स डेवलप किए। वाह, बहुत बढ़िया। और अगले 1 साल में हम 20 नए एक्सक्लूसिव लिफ्ट इंडस्ट्री के शोरूम्स बनाकर तैयार कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ राइट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन और स्प्रेड ओवर नेटवर्क। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा मिथ जो आपको लगता हो? एक मिथ और है कि हम लोगों को, कि हमारे सिखाए हुए लोग कहीं चले जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कि हम लोगों को बुलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो वो कहीं चले जाते हैं। तो मैं इस कहीं का जवाब दे देता हूँ। ये कहीं का डेफिनेशन क्या है? जितने भी बिजनेस ओनर इस मिथ को जी रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए, सिखाए हुए, ट्रेंड लोग, हमारे की एम्प्लॉई
कहीं चले जाते हैं तो उसका मतलब उनकी जगह वो कहीं नहीं है। कहीं चले जाते हैं का मतलब वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत थी, तो इसका मतलब वहाँ से भी वो कहीं चले जाते होंगे, तो वो कहीं वाली जगह आपको अपनी बनानी है। बहुत बढ़िया बात बोली। आज के पॉडकास्ट से मैंने भी जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ली, एक जो आपने बोला कि आप खुद ग्रो हो रहे हो तो टीम की ग्रोथ का भी प्लान आपको बनाना चाहिए। यदि ये प्लान रहेगा तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो अपनी ग्रोथ आपके साथ देखने लगेंगे। दूसरा जो आपने बोला कि इन्वेस्टर एक ही ना हो, बहुत सारे लोग मिलके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी जो आपने बात बोली कि नेटवर्क कितना पावरफुल है, वो डिपेंड करेगा कि आपको फंड की कभी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी और सेल्स की कभी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चौथी जो आपने बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिल को छू गई कि 5:1 का रेशो होना चाहिए आपकी टीम और सेल्स टीम के ऊपर। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग रही जो मैंने भी इस पॉडकास्ट से ली, और बहुत लंबे समय से मैं भी बिजनेस में हूँ, पर ये 4-5 लर्निंग जो रही जो इस पॉडकास्ट में मुझे बड़ी यूनिक लगी, और जिससे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक लिमिटेड कंपनी तक का आपने सफर तय किया। तो अमित जी, बहुत आनंद आया इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी लर्निंग मैंने भी ली, और 100% मेरे ऑडियंस को भी आज बहुत सारी नई लर्निंग मिलेंगी। वो सारे एसएमईज, वो सारे बिजनेस ओनर्स जो अपने बिजनेस को 100 करोड़ का बेंचमार्क मानते हैं और वहाँ लेके जाना चाहते हैं, उनको इस बिजनेस को ज़रूर रिपीट देखिए, और आप अपने क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे तो मैं अमित जी को वापस इनवाइट करूंगा और आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आऊँगा। अमित जी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी व्यूवर्स को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जीवन में अथक प्रयासों के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें। और लास्ट बात बोल के पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग कि फिर सब मन माफिक होगा, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। और मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। और बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। वाह, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। थैंक यू। बहुत बढ़िया।